नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। बात करेंगे दोस्तों संस्कृत पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के, वो भी संस्कृत भाषा की बात करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संस्कृत पेडागॉजी इन संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और सभी को पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन करते हैं, जो आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं या संभावित प्रश्न होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन 15 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? इन 15 प्रश्नों में से अपना स्कोर, अपना फीडबैक कमेंट करने के लिए कि आपका 10+ स्कोर है या 12+ स्कोर है। तो चलिए इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं और आपका पहला ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है। और जितने प्यारे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पहला प्रश्न यह प्यारा सा पूछा गया है कि जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकई है। ठीक है, आपका जो संस्कृत और हिंदी का है, अगर आपने फर्स्ट में हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, सेकंड या द्वितीय भाषा में संस्कृत किया है, तो आपका जो हिंदी भाषा में पेडागॉजी रहती है वही संस्कृत में भी रहती है, लेकिन केवल भाषा का अंतर रहता है। ठीक है, तो जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकई है। बुद्धि संरचनात्मकस्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, सक्रिय अनुबंधनस्य या संज्ञानात्मक विकासस्य। देखिए सभी जानते समझते हैं। देखिए आपके मनोवैज्ञानिक का जीन पियाजे जी, थार्नडाइक हो गया, कोहलर हो गया, ठीक है, वाइगोस्की हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके पेडागॉजी मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर भी ये सारी क्लासेज आपके पार्ट वाइज मिल जाएंगी। तो जीन पियाजे जी महोदय कस्य सिद्धांत प्रवर्तक, तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? देखिए संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जेबी गिलफोर्ड हैं। संज्ञानात्मक के तो आपके जीन पियाजे जी महोदय हो गए, लेकिन प्रश्न आ गया कि संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए जेपी गिलफोर्ड। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जनक कौन है? विलियम वुंट है, ये आपको ध्यान देना है। और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर है। सक्रिय और स्किनर, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न आ चुका है दोस्तों, स्क्रीन पर पूछा गया है। क्या है प्रश्न कि हेनरी काल्डवेल कुक द्वारा प्रतिपादित विधि कौन सी है? क्रीडा विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है या मॉन्टेसरी विधि की बात करेंगे। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन शर्मान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, हेनरी काल्डवेल कुक द्वारा जो प्रतिपादित विधि है वह हमारी कौन सी विधि है? वह कहलाती है प्यारे मित्रों क्रीडा विधि की बात करेंगे। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी कहलाएगी? क्रीडा विधि। हेनरी काल्डवेल कुक द्वारा प्रतिपादित विधि क्रीडा विधि है। और प्रोजेक्ट विधि किसकी है? तो सभी लोग जानते हैं किलपैट्रिक की बात करेंगे। ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है? तो सभी लोग जानते हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करते हैं। और मॉन्टेसरी विधि किसकी है? इनके नाम से यह विधि है, मारिया मॉन्टेसरी की बात करेंगे। ठीक है, तो चारों ये आपके विधियां हो गई जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो आपके एग्जाम में पर भी पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है, आइए जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादकई है, मतलब क्षेत्र सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके लेविन महोदय हैं, पॉलाव महोदय हैं, टालमैन महोदय हैं या हल महोदय हैं। सभी कमेंट करेंगे कौन सा महोदय होगा। और एक बार वीडियो को सभी प्यार में दिल से अवश्य लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने टीटी परिवार जायसवाल सर को सपोर्ट करें, शिक्षक भर्ती के चैनल को सपोर्ट करें, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें, अपने आवर फैमिली को सपोर्ट करें। ठीक है, तो क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादकई है। क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? लेविन महोदय की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक लेविन महोदय हैं। प्रश्न आ गया क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आपके ईपी पॉलाव हैं। और अगर प्रश्न आ गया कि प्रबलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपका जवाब होना प्रोफेसर हल की बात करेंगे। जी हाँ, प्रबलन का सिद्धांत प्रोफेसर हल, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत ईपी पॉलाव और क्षेत्र का सिद्धांत लेविन महोदय की बात करेंगे। चौथा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कोठारी आयोगस्य अपरम नाम। कोठारी आयोग का अपर नाम क्या है? यानी कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? महिला आयोग ही है,
विश्वविद्यालय आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है या बाल शिक्षा आयोग है? किस नाम से जाना जाता है? सभी कमेंट करेंगे, हर एक भाई बहन का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, हर गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है दोस्तों, सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है, आपकी मंजिल बरकरार है, मंजिल को पाने के लिए दिल भी बेकरार है। इस दिल को लगाए रखिए, प्रैक्टिस में अभ्यास करते रहिए। कोठारी आयोगस्य अपरम नाम किम, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करेंगे। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1964 ईस्वी में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग कहते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से यह जाना जाता है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए जान लेते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रलयाय कृतीय बलम का दत्तवान, मतलब गुरुकुल शिक्षा जो प्रलय है इनमें से कौन जो है बलम का दत्तवान, बल किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, टैगोर जी ने, श्री अरविंद जी ने या विवेकानंद जी ने दिया था? तो गुरुकुल शिक्षा प्रलय में सबसे अधिक बल देने वाले आपके जो महान हैं वह हमारे स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, गुरुकुल शिक्षा प्रलय विवेकानंद दत्तवान, ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त कर, वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहलाती है। और आज के ज़माने में कहते हैं हम कहाँ रह रहे हैं? हॉस्टल में रह रहे हैं। वही आपका यह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पहले हुआ करता था, जो आजकल हॉस्टल में क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। तो विवेकानंद भारतवर्ष में गुरुकुल प्रणाली के आधार पर शिक्षा व्यवस्था चलाने की राय देते हैं, और इन्होंने कहा भी है कि शिक्षार्थी में विचारों की शुद्धता, ज्ञान की पिपाशा, धैर्य, वचन और कर्म में शुद्धता इत्यादि गुणों की आवश्यकता है। किसने कहा था? विवेकानंद जी ने कहा था। छठवां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आ चुका है कि आइए जान लेते हैं कि विनय महोदयस्य मूल उद्देश्य है। देखिए, जो विनय महोदय हैं इनका मूल देश कौन सा है? या विनय महोदय या प्रोफेसर विनय जो हैं किस देश के निवासी हैं? रूस के हैं, अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं या जर्मनी की बात करेंगे? तो विनय महोदय यानी प्रोफेसर विनय, इनका जो मूल देश है वह कौन सा है? तो सभी जानते हैं यह फ्रांसीसी निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं विनय महोदय? यह फ्रांस के निवासी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड विनय महोदय, फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, और विनय ने एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न आ गया कि एक कारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका एक ही जवाब आएगा, प्रोफेसर विनय की बात करेंगे, अल्फ्रेड विनय की बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्या है प्रश्न? आइए जान लेते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वुंट महोदय अस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक है। विलियम वुंट महोदय इनमें से किस सिद्धांत के प्रवर्तक है? जीवन वृत्त विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, बहिदर्शन विधि। तो विलियम वुंट महोदय जो है इनमें से किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, प्रयोगात्मक विधि तथा बहिदर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? वाटसन महोदय हैं। दो प्रश्न बहुत आते हैं कि बहिदर्शन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, प्रोफेसर वाटसन की बात कर रहे हैं। और अगर प्रश्न आता है प्रयोगात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है, तो विलियम वुंट की बात कर रहे हैं। आई थिंक सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहे। हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी तैयारी दोस्तों आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की चल रही है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन का रास्ता बिल्कुल साकार दिखता है। जी हाँ, साकार यानी सभी लोग समझते हैं एनर्जी फुल रास्ता है, और यहाँ पर पहुँचना यानी कि अपने सपने को साकार करना। आठवां प्रश्न है कि छात्रेभ्यः बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम। देखिए, छात्रों में जो बेसिक शिक्षा के प्रदान करने वाले कौन हैं? ठीक है, राधा कृष्ण महोदय हैं, महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है या विवेकानंद। देखिए, जब भी बेसिक शिक्षा का नाम आता है तो एक ही नाम जोड़ता है, वह हमारा महात्मा गांधी की बात करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात अगर हिंदी में समझे कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय शिक्षा के प्रति जो योगदान है उसमें बुनियादी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य मानी जाती है, और इसे
वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये नाम आ जाए, वर्धा योजना ये भी बेसिक शिक्षा है, नई तालीम ये भी बेसिक शिक्षा है, बुनियादी तालीम ये आ जाए, ये सारे नाम एक ही हैं, ठीक है। और गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया जाना जाता था। बेसिक शिक्षा कब बनाई थी ये भी ध्यान दीजिए, सन को भी ध्यान देना, अगर टफ पेपर बनता है तो 23 अक्टूबर 1937 ये सन, ये दिन आपको याद रखना है। विवेकानंदस्य मते विद्याः मुख्य उद्देश्यम वर्तते। विवेकानंद के मत से विद्यार्थियों को जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए विवेकानंद के अनुसार विद्याः मुख्य उद्देश्यम वर्तते, विद्या यानी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आत्म विकास होता है, आत्म शिक्षा होता है, शारीरिक विकास होता है या चारित्रिक विकास होता है। तो सभी लोग जानते हैं अगर चारित्रिक विकास हो गया तो ये सारी चीज़ें, आत्म विकास भी होता है, आत्म शिक्षा भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो चारित्रिक विकास मुख्य उद्देश्य होता है विवेकानंद के मत के अनुसार। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विवेकानंद जी मानते थे कि जो चरित्रवान स्त्री पुरुष को तैयार कर सके, आज हमें जिसकी वास्तविक आवश्यकता है वह यह चरित्रवान स्त्री राष्ट्र का विकास और उसकी सुरक्षा उसके चरित्रवान नागरिकों पर निर्भर है, और बालक में उच्च चरित्र का निर्माण शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। किसने कहा था, सभी जानते हैं, विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि राधा कृष्ण आयोगस्य नामांतरम किम। राधा कृष्ण आयोग का नाम जो है क्या है। माध्यमिका आयोग है, कोठारी आयोग है, संस्कृत आयोग है या विश्वविद्यालय आयोग है। तो राधा कृष्ण आयोगस्य नामांतरम किम, तो राधा आयोगस्य का जो नाम है, राधा कृष्ण आयोग का जो नाम है वह नाम है विश्वविद्यालय आयोग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा 1948 के नवंबर माह में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। किसको, राधा कृष्णन की बात कर रहे हैं। इसे आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। प्रश्न आ गया कि स्वतंत्र भारतस्य प्रथम शिक्षा आयोग है अस्ति, आपका एक ही जवाब होगा, वह आयोग विश्वविद्यालय आयोग होगा, जिसके अध्यक्ष राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वयं अन्वेषण विधि नामांतरम की, ठीक है। तो स्वयं अन्वेषण विधि का नामांतरम क्या कह सकते हैं, नाम क्या बोला जा सकता है। समीक्षण विधि कह सकते हैं, समूह चर्चा विधि कह सकते हैं, परियोजना विधि कह सकते हैं, या ह्यूरिस्टिक विधि की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो आपका स्वयं अन्वेषण है नामांतरम वर्ते, तो स्व अन्वेषण विधि को हम ह्यूरिस्टिक विधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अर्थात ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है। प्रश्न आ गया कि ह्यूरिस्टिक शब्द है, ग्रीक है, फारसी है, हिंदी है, उर्दू है, तो आपका जवाब क्या होगा, ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द है और यह रिस्को से बना हुआ है। किसके बना है, रिस्को से। इसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ, और इसकी उत्पत्ति एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात कर रहे हैं, ठीक है। 12वां प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण सूत्रम विद्यते। देखिए शिक्षण सूत्र जो होता है वह सरल से कठिन के प्रति होता है, कठिनात कठिन, कठिन से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, या सरल से सरल की ओर। तो किस ओर होता है, सभी कमेंट करें। तो सभी लोग जानते हैं जो शिक्षण सूत्र होता है वह हमारा सरल से कठिन के प्रति होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इस सूत्र का आशय यह होता है कि छात्रों को पहले सरल व फिर बाद में जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ या विषय उनकी रुचि पर ध्यान लगा रहे। और पहले ही अगर आप कठिन चीज़ें पढ़ाएंगे तो बच्चे ध्यान नहीं करेंगे, कुछ सरल चीज़ें करें तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस लगता है कि यार हमें बन रहा है, हमसे बनता है। फिर अंत में कुछ कठिन बताइए तो बच्चा उसका जिज्ञासु बनेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा। अगर आपसे पूछेगा भी कि सर या मैडम मुझे इसके बारे में बताइए, देख इच्छुक होगा। जो कोई भी बालक बालिका जब इच्छुक होता है ना, तो सबसे बड़ी शिक्षा वही होती है, बालक स्वयं पूछे और आप उसका जवाब दें, आप उसका फीडबैक दें और उत्तर दें। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न यह है कि व्याकरण शिक्षण को अयम विधि है। व्याकरण शिक्षण इनमें से कौन सी विधि कहलाएगी, निगमन विधि कहलाएगी, आगमन विधि कहलाएगी, आगमन निगमन विधि कहलाएगी, या सूत्र विधि कहलाएगी। देखिए एक ही आपको याद रखना, अगर व्याकरण शब्द आता है और उसमें विधि पूछा जाता है तो आगमन निगमन विधि दोनों आएगी, ठीक है।
और जो निगमन विधि होती है नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियां आपकी आगमन निगमन दोनों विधियां मानी जाती हैं, और इसके दो सोपान भी हैं, आगमन और निगमन। आगमन विधि सोपान क्या है? उदाहरण से नियम की ओर, अर्थात इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर बाद में उस नियम की पुष्टि करते हैं। और दूसरा है निगमन विधि, इसमें पूर्व पहले नियम प्रस्तुत करते हैं, फिर बाद में उदाहरण दिया जाता है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इसके बाद 15वां प्रश्न करेंगे। 14 नंबर प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्तरीय को अयम विधि सम उपयुक्त ही है। देखिए, प्राथमिक स्तर में इनमें से कौन सी विधि जो है उपयुक्त होगी? कथा विधि उपयुक्त होगी, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, या हम कह रहे हैं भाषण विधि की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे। तो प्राथमिक स्तर की जो विधि उपयुक्त मानी जाती है वह हमारी कौन सी विधि मानी जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करें, कथा विधि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, प्राथमिक स्तरीय कथा विधि समयोपयुक्त ही, अर्थात हिंदी में समझें कि प्राथमिक स्तर में कथा कहानी विधि से दिया गया शिक्षण अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं कथा कहानी में अधिक रुचि रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कोई बच्चा अगर कहानी बताएंगे कि चलो मैं कहानी सुनाता हूँ या सुनाती हूँ, तो बच्चा क्या करेगा? जल्दी आपके पास आ जाता है, आपके पास सोने आ जाता है। ठीक है, कहानी कविता सुनने के लिए, कि वो जंगल का शेर था, हाथी आया, ये कहानियाँ बहुत ही बच्चों में रुचि होती है। और आजकल तो गेम आ गए हैं। ठीक है, मोबाइल में बच्चे गेम लगे रहते हैं, और ये हमारे ज़माने की बात है, हम कोई बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे में ऐसा जो हमारा बचपन था वैसा ही गुजरा है। हमारे टाइम में मोबाइल इतना महंगे हुआ करते थे कि गेम की बात तो है वो कॉलिंग टाइम में चलता था, कि कॉल करने के भी मिल जाए। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि प्राचीन काले गुरु स्वयं शिष्यान केन विधना शिक्षयत इसमें। प्राचीन काल में गुरु जो है स्वयं शिष्यों के कौन सी विधि के द्वारा शिक्षा दिया करते थे? आगमन निगमन विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा, अनुसंधान विधि के द्वारा, या प्रयोगशाला विधि के द्वारा दिया करते थे? तो देखिए, प्राचीन काल के जो गुरु थे, ठीक है, तो उसमें जो है शिक्षा का जो स्वशिष्यान केन विधिना शिक्षयति, तो शिष्यों को जो है स्वयं के द्वारा किस विधि के द्वारा शिक्षा दिया करते थे? तो वह जो है दोस्तों हम व्याख्या विधि की बात करेंगे। जी हाँ, व्याख्यान विधि के बारे में एक कहानी कविता के बारे में बता दिया करते थे कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, केवल मुख के द्वारा, और बच्चे क्या है जो शिष्य होते थे वो सुना करते थे। तो व्याख्यान विधि की बात करेंगे। ठीक है, प्राचीन काल में गुरु शिक्षकों को व्याख्या की विशेष शिक्षा प्रदान किया करते थे, और छात्र सुनकर उसके क्या किया करते थे? ग्रहण किया करते थे। और पहले श्रुति परंपरा विकसित हुई थी, श्रुति यानी सुनना, फिर अनंतरम लेखन परंपरा की शुरुआत हुई थी। प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम किस परंपरा की विकसित हुई, तो वह श्रुति परंपरा है, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये आपके रहे संस्कृत पेडागोजी के संस्कृत भाषा के 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट सेशन, क्लासेज मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे। अपने तैयारी को और बेहतर कीजिए, हर एक क्लास ज्वाइन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद सभी का।